हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिपल फैक्टर्स। जब भी आप फिल्टर की बात करते हैं, रेक्टिफायर की बात करते हैं, तो उन सभी केसेस में हमको क्या करना पड़ता है, उसका रिपल फैक्टर भी आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, हम बार बार ये टर्मिनोलॉजी सुनते हैं, रिपल फैक्टर। तो ये होता क्या है? डेफिनेशन के साथ चलते हैं हम कि रिपल फैक्टर क्या होता है। जो आउटपुट वोल्टेज होता है किसी रेक्टिफायर का, ठीक है, वो सीधी सी बात है कि अच्छा, रेक्टिफायर का काम क्या होता है कि जो आप इनपुट वेवफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूं तो क्या करेगा वो? मुझे इस तरीके से डीसी देगा, है ना। मतलब जो रेक्टिफायर का काम होता है वो क्या होता है, हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। लेकिन जब भी आप आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट में आपको कंप्लीटली डीसी कभी नहीं मिलता है, ठीक है। उसमें एसी कंपोनेंट भी होते हैं जो क्या होते हैं, हमारे अनडिजायरेबल होते हैं, ठीक है। और यही चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिपल फैक्टर का यूज करते हैं कि आपके जो आउटपुट वोल्टेज में कितना डीसी अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपके आउटपुट में एसी जो है, ज्यादा अमाउंट ऑफ एसी फ्लक्चुएट हो रहा है, ज्यादा अमाउंट ऑफ एसी आ रहा है, इसका मतलब आप मान लीजिए कि आपका रिपल फैक्टर, या फिर आप बोलिए कि आपके रेक्टिफायर की इफिशियंसी जो है वो कम है, ठीक है। और अगर आपके आउटपुट में कम एसी आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में आप मान लीजिए कि आपका जो रेक्टिफायर है वो ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये रिपल होता है, रिपल होता क्या है, ठीक है। तो डेफिनेशन जो बोल रही है यहाँ पे, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट। अभी मैंने बताया कि जो भी आउटपुट होगा रेक्टिफायर का, उसमें डीसी और एसी दोनों कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। और जो एसी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं आपके आउटपुट में, वही क्या होते हैं, आपके रिपल होते हैं, ठीक है, जो अनडिजायरेबल होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो न्यूमेरिकल वगैरह भी आता है उसके अंदर भी आपको बता दिया जाता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर है और उसका आपको रिपल फैक्टर निकालना है। तो उसके लिए हमको एक फॉर्मूला डिराइव करना होता है, वही फॉर्मूला आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए, इतना तो मुझे समझ में आ गया कि जो अनडिजायरेबल एसी कंपोनेंट है वही हमारे क्या है, रिपल, है ना। और वहीं से हम रिपल फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। चलिए, वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूले से चलते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो आपका रिपल फैक्टर है वो हो जाएगा द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, डिवाइडेड बाय द डीसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो रिपल फैक्टर को निकालने के लिए जो आपकी आरएमएस वैल्यू है आपकी किसकी, एसी और आउटपुट वोल्टेज की, डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, जो आपका डीसी कंपोनेंट में आउटपुट वोल्टेज में, ठीक है, इन दोनों का रेशियो जो होगा हमारा रिपल फैक्टर, ठीक है। रिपल फैक्टर को यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए, रिपल फैक्टर इज इक्वल टू कौन सा वोल्टेज का है, कौन सा आउटपुट वोल्टेज है हमारा, एसी, किसका, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, एसी की आरएमएस वैल्यू, तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे आरएमएस, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेकंड वोल्टेज किसका है हमारा, डीसी का, इन दोनों का रेशियो ये है हमारे पास, ठीक है। जिस तरीके से आपका वोल्टेज होता है उसी तरीके से आपका करंट की भी इक्वेशन बनेगी, आई आर एम एस डिवाइडेड बाय आई डीसी, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हो गई, ये वोल्टेज है आपका, क्या है हमारा, द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज, और ये क्या है, द डीसी वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। इस तरीके से जो आपका आई है वो क्या है आपका, द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ करंट एंड डीसी वैल्यू ऑफ द लोड करंट, ये डीसी वैल्यू आपके लोड करंट की, ठीक है। चलिए, ये तो हुआ हमारा एक बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। इसके आगे हम लोग चलते हैं, यहां तक मैंने निकाला है। अब मुझे चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारी आरएमएस वैल्यू है, ठीक है, तो मुझे इन इन आरएमएस वैल्यू का पता भी होना चाहिए।
तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे इसी इक्वेशन में पुट करने के लिए मुझे टीसी भी पता होना चाहिए, आरएमएस भी पता होना चाहिए, तो 1 बाय 1 हम निकालना चालू करते हैं। चलिए अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ द रेक्टिफायर लोड करंट। ठीक है, क्या है वो? IRMS। इसका जो फॉर्मूला होता है, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। ये भी कहीं ना कहीं डिराइव करके निकला है, लेकिन यहाँ पर हम एक एक चीज को डिराइव नहीं करेंगे। अभी हम सीधे आरएफ की बात कर रहे हैं, तो जो डायरेक्ट फॉर्मूले उनको डायरेक्ट ही लिखेंगे। तो ये वो क्या होता है आपका डीसी का स्क्वायर प्लस IR RMS स्क्वायर। ठीक है, मतलब मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को निकालना है, इन वैल्यूज को निकालना है और इसको निकालना है। तो ये कब आएगी? जब मुझे आपका लोड करंट पता चलेगा रेक्टिफायर का, तो IRMS निकालेंगे। ठीक है, अभी इसी को मुझे निकालना है, ये इसलिए कैसे भी करके मुझे इसके इक्वल में सारी इक्वेशन पुट करनी है। तो मैं सिंप्लीफाई करना चालू करती हूँ। तो डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया, मुझे देखिए यहाँ पर क्या चाहिए, IR डिवाइडेड बाय IDC। तो मुझे इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि IR डिवाइडेड बाय IDC की वैल्यू निकालने लग जाए। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे? IDC से। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर डिवाइडिंग इक्वेशन on both sides by IDC। तो यहाँ मैं लिख दिया IRMS डिवाइडेड बाय IDC। सिमिलर यहाँ पर भी करेंगे, क्या दे रखा है यहाँ पर, IDC स्क्वायर प्लस IR RMS स्क्वायर डिवाइडेड बाय IDC। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये वैल्यू हमारी ऐसी की ऐसी है, IRMS डिवाइडेड बाय IDC इज इक्वल टू, अभी मैं क्या करूं इसको कि ये इसके नीचे आ जाए। ठीक है, अभी मैंने ले लिया इसको, या एक तो रूट ले लूं और इसको स्क्वायर कर दूं, हमने सबने मैथ्स पढ़ रखा है। यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, IRMS डिवाइडेड बाय IDC। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये वाला मैंने ऐसे ही रहने दिया, प्लस IR RMS स्क्वायर, और नीचे वाले को मैं कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, स्क्वायर का रूट। ठीक है, क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो क्या होगा, IDC का स्क्वायर और इसको रूट हटाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आउटपुट मेरा क्या है, IAC ही होगा, IDC ही होगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व किया सिंप्लीफाई करने के लिए। चलिए यहां पर हो गया। अब मैं इसको कंप्लीटली एक कंप्लीट रूट में लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों ही रूट में आ गई इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा हमारा, IDC स्क्वायर डिवाइडेड बाय IDC स्क्वायर प्लस IR RMS स्क्वायर डिवाइडेड बाय IDC स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कट हो जाएंगे, √1 प्लस आप पूरा इसको ऐसे लिख दीजिए, IRMS वैल्यू डिवाइडेड बाय IDC होल स्क्वायर। ठीक है, अभी इसका जब मैं रूट हटाऊंगी तो हम सबको पता है मैथ्स जो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस रूट का इसको रूट हटाऊंगी तो ये क्या आ जाएगा, सामने स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये देखते हैं इसको आगे, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, तो ये हो गया IRMS डिवाइडेड बाय IAC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस IRMS डिवाइडेड बाय IDC होल स्क्वायर। मुझे ये वैल्यू निकालनी है, तो इस सारी इक्वेशन को एक तरफ लेके जाऊंगी मैं। तो क्या हो जाएगा, मैं इसको इस तरफ लिख देती हूँ, IRMS डिवाइडेड बाय RDC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया
IRMS डिवाइडेड बाय IAC होल स्क्वायर माइनस 1। जब आप इसको रूट में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा, ये वाली वैल्यू जो थी सबसे पहले हमने किस में देखी थी? रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर आपका यही था, तो मैं इसको डायरेक्ट रिपल फैक्टर लिखना चालू करूंगी। क्या था आपका रिपल फैक्टर? IRRMS डिवाइडेड बाय IDC। ठीक है, तो ये रहा IRRMS डिवाइडेड बाय IRDC। तो पहले तो मैं इसका स्क्वायर हटाती हूँ, IRRMS डिवाइडेड बाय IDC, और यहाँ सामने क्या हो जाएगा? रूट IRMS डिवाइडेड बाय IAC माइनस 1। ठीक है, ये तो स्क्वायर है। और ये क्या है हमारा आपका रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर की वैल्यू क्या? अगर आपको दो वैल्यू दे रखी है, करंट के टर्म में दे रखी है, क्या दे रखी है? आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड एसी वैल्यू, करंट का एसी वैल्यू दे रखा है, तो उस कंडीशन में हमको रिपल फैक्टर निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, IRMS डिवाइडेड बाय IDC, ये सब DC DC है, ठीक है, इसको AC नहीं, होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया हमारा रिपल फैक्टर। ठीक है, अभी रिपल फैक्टर जो है हमारा, दो चीजों का हम लोग यहाँ पर देखेंगे। किसका किसका देखेंगे हम? एक तो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर का। ठीक है, तो उन दोनों कंडीशन में मुझे क्या क्या वैल्यू चाहिएगी? सबसे पहले अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर का निकालूं, तो हम लोग यहाँ बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का, अगर मुझे रिपल फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन तो अब कॉमन होगा दोनों के लिए, हाफ वेव के लिए भी और फुल वेव के लिए भी। क्या क्या चीजें निकालनी है आपको? एक आईडीसी और एक IRMS। तो अभी ये हाफ वेव रेक्टिफायर की कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि जो आपका IRMS की वैल्यू होती है IM डिवाइडेड बाय 2 होती है। ठीक है, ये क्या है आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड करंट। ठीक है, इसी तरीके से ये सारी चीजें डिराइव करके आइए। ठीक है, तो आपको अभी ये फॉर्मूला रिपल फैक्टर की कंडीशन में पता होना चाहिए, यहाँ फिर से नहीं निकालेंगे हम लोग। और IDC जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है IM डिवाइडेड बाय पाई। इन दोनों के वैल्यू को जब आप रेक्टिफायर रिपल फैक्टर के फॉर्मूले में रखते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका? देखिए, IRMS की वैल्यू क्या है हमारी? IM डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय IM डिवाइडेड बाय पाई, और इसका क्या है? होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चलिए ये IM से IM क्या हो जाएगा? यहाँ पर कट हो जाएगा, और ये किस तरीके से कन्वर्ट होगा? पाई ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.21। कैलकुलेटर का यूज करके आप इसे सॉल्व करके देखिए। मतलब आपका हाफ वेव रेक्टिफायर की कंडीशन में जो रिपल फैक्टर क्या आ गया हमारा? 1.21। ठीक है, इसी तरीके से आप जब फुल वेव की बात करेंगे, फुल वेव की कंडीशन में क्या होगा? अभी मैं यही लिख देती हूँ, अगर फुल वेव है, फुल वेव की कंडीशन में इसी IRMS की वैल्यू क्या होगी और इस IDC की वैल्यू क्या होगी? तो जो आपका IRMS है, इसकी वैल्यू होगी आपकी IM डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, और जो आपका IDC है उसकी वैल्यू होगी 2IRMS डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इन दोनों कंडीशनों को इस RF फैक्टर में जब आप पुट करेंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो आपका रिपल फैक्टर आएगा आफ्टर कैलकुलेशन वो होगा 0.482। ठीक है, मतलब रिपल फैक्टर जो है आपके हाफ वेव रेक्टिफायर का ज्यादा है और आपके फुल वेव रेक्टिफायर का कम है। ठीक है, तो जो फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर जो है वो क्या हो गया? कम हो गया एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो जो आपके एसी कंपोनेंट अवेलेबल है वो किसके अंदर ज्यादा है? आपके हाफ वेव रेक्टिफायर में, और फुल वेव में कम है। मतलब ज्यादा इफिशिएंटली क्या आपका वर्क करेगा? फुल वेव रेक्टिफायर एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। तो यही होता है हमारा रिपल फैक्टर। ठीक है।